नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में शराब नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल से अब तक बीजेपी सवाल पूछ रही थी, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की शराब नीति पर उस व्यक्ति ने अपनी आवाज उठाई जिनकी आवाज से अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है, जिनके पूछे गए सवालों का जवाब देना अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। केजरीवाल के गुरु गांधीवादी अन्ना हजारे ने आज अपने शिष्य अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी। ये वो 2 पन्ने हैं जो अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को सीधे सीधे उनका नाम लेकर उन्हें भेजे, और इन 2 पन्नों में अन्ना हजारे का जैसे दर्द छलक आया। अन्ना हजारे ने लिखा कि दिल्ली में सरकार बनने से पहले शराब को लेकर अरविंद केजरीवाल के विचार अलग थे, सरकार बनने के बाद बदल गए। इससे बड़ा दुख होता है। जैसे शराब का नशा होता है वैसे ही सत्ता का नशा होता है, इसमें आप डूब गए। एक ऐतिहासिक आंदोलन का नुकसान करके बनी पार्टी अब दूसरी पार्टियों की तरह ही चलने लगी है। अन्ना हजारे ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल से कहा कि आपकी कथनी और करनी में फर्क है और आप बाकी पार्टियों की तरह पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, इस दुष्चक्र में फंस गए हैं। यह चिट्ठी अन्ना हजारे ने दिल्ली में जो शराब नीति अरविंद केजरीवाल की सरकार लाई थी, जो अब वापस ले ली गई है, उसको लेकर लिखे हैं। इसमें साफ साफ अन्ना हजारे कहते हैं कि आप वो शराब नीति लेकर आए जिससे गली गली, मोहल्ले मोहल्ले शराब की दुकानें खुल सकती हैं, समाज का अहित हो सकता है। और उन्होंने याद दिलाया कि आपने किताब लिखी थी स्वराज नाम से, उसकी प्रस्तावना आपने मुझसे यानी कि अरविंद के अन्ना हजारे से लिखवाई थी। उस वक्त जो आपके विचार थे आज आपके विचारों से बिल्कुल अलग हैं। मैं 4 लाइनें आपके लिए पढ़ रहा हूं इस वक्त, और फिर अन्ना हजारे ने क्या कहा वो आपको हम सुनाएंगे। अन्ना हजारे कहते हैं कि राजनीति में जाने से पहले आपने स्वराज नाम से एक किताब लिखी थी। इस किताब की प्रस्तावना आपने मुझसे लिखवाई। इस किताब में आपने ग्राम सभा, शराब नीति के बारे में बड़ी बड़ी बातें लिखी थी। आपने इस किताब में कितनी आदर्श बातें कही थी, आपसे बड़ी उम्मीद थी। लेकिन राजनीति में जाकर मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गए हैं, ऐसा लगता है। इसलिए दिल्ली राज्य में आपकी सरकार नई शराब नीति लाई। ऐसा लगता है कि इससे शराब की बिक्री और शराब को बढ़ावा मिल सकता है और गली गली में शराब की दुकानें खुलवाई जा सकती हैं। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, ये जनता के हित में नहीं है। फिर भी आप ऐसी शराब नीति लाए। इससे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार शराब का नशा होता है उस तरह सत्ता का नशा होता है, और आप भी ऐसे सत्ता के नशे में डूब गए हैं, ऐसा लग रहा है। तो ये चिट्ठी अपने आप में बड़ी विस्फोटक है, और आपको बता दें इस पर अरविंद केजरीवाल का जवाब भी आ चुका है। लेकिन पहले आप अन्ना हजारे की बात खुद सुनिए, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे की बात पर और उनकी इस चिट्ठी पर क्या जवाब दिया आपको सुनाएंगे। पहले अन्ना हजारे। केजरीवाल मुख्यमंत्री होने के बाद कभी मैं खत लिखता नहीं, आज तक कभी लिखा नहीं। लेकिन ये सामाजिक प्रश्न होने के कारण एक शराब की रणनीति, पॉलिसी गलत बनाई, जिसमें महिलाओं को तकलीफ होगा, समाज में प्रदूषण बढ़ेगा, और हमारी युवा शक्ति जो राष्ट्र शक्ति है वो युवा शक्ति बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैंने उसको लिखा नीति बनाए, वो गलत बनाए ना, वो गलत बनाए, इसलिए तो मैंने लेटर लिखा कि ऐसी नीति बनाना ठीक नहीं। जो नीति सिर्फ सत्ता और पैसा सिखाती है, समाज और देश बाजू में ये बराबर नहीं। मैं उनके पत्र में लिखा है, जैसे शराब की नशा होती है, ऐसे जैसे शराब की नशा, ऐसे सत्ता और पैसे के भी नशा होते हैं। मुझे महसूस हो रहा है, और उस टाइम ये अरविंद क्या क्या बोल रहा है, और आज सत्ता के पैसे के नशा चढ़ गए, और आज ये पॉलिसी कैसे गलत पॉलिसी बनाए। अन्ना हजारे आपको याद है वो शख्स हैं जिनके चेहरे पर वो आंदोलन खड़ा किया गया जिसकी बुनियाद पर अरविंद केजरीवाल ने यह पार्टी बनाई।
अन्ना उस बात को भी याद दिलाते हैं। अन्ना हजारे अपनी चिट्ठी में यह भी कहते हैं कि आपने मुझसे 10 साल पहले मिलकर कहा कि आप राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं, जो आंदोलन का उद्देश्य नहीं था, मैं कभी नहीं चाहता था, लेकिन आपने, मनीष सिसोदिया और लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई और आंदोलन का गलत इस्तेमाल करके पार्टी बनाई। बहरहाल ये बात तो पुरानी हो गई। अब आज बात हो रही है शराब नीति को लेकर, जिस पर अन्ना हजारे शराब को लेकर क्या विचार थे अरविंद केजरीवाल के, आज से 10 साल पहले वो चिट्ठी में लिखकर याद दिला रहे हैं और आज उनसे कह रहे हैं कि उन पर सत्ता का नशा चढ़ गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पर बीजेपी शराब घोटाले के आरोप जो लगा रही थी, जनता ने उसे नकार दिया, इसीलिए अब बीजेपी अन्ना हजारे के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। जब भी इनके पास ये कुछ कहते हैं और जब जनता इनकी सुनती नहीं है तो फिर ये किसी को सामने लाते हैं। जैसे पंजाब के चुनाव के पहले इन्होंने कहा केजरीवाल आतंकवादी है, तो जनता हंसने लगी इनकी बातों पे, तो फिर इन्होंने कुमार विश्वास को आगे किया, बोले कुमार विश्वास से कहलवाया। अब इन्होंने शराब नीति में घोटाला हो गया, अब सीबीआई ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ, जनता इनकी बात नहीं मान रही। अभी अन्ना हजारे जी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, तो ये तो ऐसे करते ही रहते हैं, राजनीति है। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, शहजाद जी स्वागत है आपका, और दिलीप पांडे जी, आम आदमी पार्टी के नेता, प्रवक्ता, विधायक हैं। दिलीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। अभी अरविंद केजरीवाल जी की जो हमने बात सुनी, उन्होंने कहा पंजाब के चुनाव से पहले ले आए थे कुमार विश्वास को, उन्होंने आतंकवादी कहना शुरू कर दिया था और अब शराब घोटाले के आरोप नहीं चिपका पाया आम आदमी पार्टी पर, तो अन्ना हजारे को ले आए हैं। कहने का मकसद यह कि अन्ना हजारे कुछ भी कह देंगे, जो भी उनसे कहलवाना चाहेगा वो कह देंगे। अभी जो चिट्ठी भी दिलीप पांडे जी जो अन्ना हजारे ने लिखी है, ये भी मतलब केजरीवाल जी कहना चाहते हैं कि ये बीजेपी ने उनसे लिखवाई है। देखिए सौरभ भाई, मैं एक सीमित सी बात कर रहा हूँ। इतना तो कम्युनिकेशन हम और आप समझते ही हैं कि जब आप कोई बात कहना चाहते हैं और खुद नहीं कह सकते, किसी और से कहलवा रहे हैं, इसका मतलब आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, आपकी अपनी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर के नीचे के नेताओं ने पिछले 10, 12, 15 दिनों में इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है। आप सोच के देखिए, एक आदमी आके कहता है कि 1.5 लाख करोड़ का घोटाला है, उतना तो बजट भी नहीं है। दूसरा आता है कहता है 8,000 करोड़ का घोटाला है। तीसरा आता है कहता है 3,500 करोड़ का घोटाला है। एक आते हैं कहते हैं कि नहीं 144 करोड़ का है, फिर कहते हैं 30 करोड़ का है, फिर सीबीआई का एफआईआर कहता है 1 करोड़ का है, लेकिन वो दो व्यापारियों के बीच का लेन देन का मामला है। इतना झूठ बोला कि इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। इनको समझ में आ गया कि अब हमारे कहने से देश और दिल्ली की जनता विश्वास नहीं कर रही है। अब अपने झूठ को चिपकाने के लिए वो किसी और चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब मोटा मोटा अगर एक लाइन में प्रिसाइजली कहूं तो अपनी झूठ की दगी हुई बंदूक को वो अन्ना जी के कंधे पर रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी एक एग्जांपल दिया था पंजाब चुनाव का, बिल्कुल वही हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं दिलीप जी मतलब अन्ना हजारे को भी आपने कोई भी एक अन्य शख्स मान लिया कि अन्ना हजारे भी वो कह देंगे जो भी कोई कहलवाना उनसे चाहेगा। मैं यही तो बात आपसे कह रहा हूं। अन्ना हजारे के चेहरे पर तो आपने आंदोलन खड़ा किया जिससे पार्टी आपकी निकली। ये अन्ना हजारे हैं, कोई आम शख्स नहीं है। अन्ना हजारे कह रहे हैं कि क्या सोच थी वो पढ़ करके बता रहे हैं। स्वराज नाम की किताब अरविंद केजरीवाल ने लिखी थी, उसकी प्रस्तावना मुझसे लिखवाई थी। उसने बताया था कि शराब के कितने दुष्परिणाम होते हैं और आज गली गली वो शराब के ठेके खोलने वाली नीति ले आए। तो अन्ना हजारे के कहने का भी कोई मतलब नहीं है, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो। अरे फोन डिस्कनेक्ट हो गया मुझे बताया जा रहा है, पूछेंगे उनसे। लेकिन जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने भी इसको बड़े हल्के ढंग में उड़ा दिया, इस बात को यह कहकर के कि भाई अब किसी और से कहलवाना है क्योंकि बीजेपी खुद कह रही है तो कोई विश्वास नहीं कर रहा, ऐसे अन्ना हजारे से कहलवा दिया। शहजाद पूनावाला। देखिए सौरभ जी, पहले तो इसको अन्यथा ना लेना और दिलीप भाई इसको अन्यथा ना ले। जैसे अंग्रेजी में एक वाक्य है ना, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग डोंट मिक्स, वैसे अंग्रेजी में एक और कहावत बन चुकी है, क्रेडिबिलिटी एंड आम आदमी पार्टी डोंट मिक्स। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग एंड क्रेडिबिलिटी एंड आम आदमी पार्टी दोनों का मिश्रण बहुत खराब होता है, होता ही नहीं है। ये लोग जो नाक रगड़कर अरुण जेटली जी की माफी मांगे, ये लोग जो नाक रगड़कर गडकरी जी की माफी मांगे, ये लोग नाक रगड़कर मजीठिया की माफी मांगे, ये लोग शीला दीक्षित को जेल भेजने वाले थे, आज तक क्या हुआ उसके बारे में कुछ बोला नहीं। बच्चे की सौगंध खाता हूं, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, यू टर्न कर बैठे। और आज मैं पूछना चाहता हूं, अन्ना हजारे जी ने तो बताया ना, स्वराज किताब में लिखा है कि नहीं लिखा है
कि 90% महिलाएं जब हाँ बोलेंगी तभी मैं ठेका खोलूंगा। अच्छा, 500 स्कूल का वादा करने वाले 500 स्कूल के नाम तो बता नहीं पाएंगे, 50 स्कूल के नाम बता दे विधायक जी तो बहुत अच्छी बात होगी, परंतु 50 स्कूल के नाम छोड़िए, हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले मस्जिद मंदिर के पास ठेके खोल दिए। और जब हम पिछले 38 दिनों से फ्रॉम 33 लाख सेकेंड्स हम केवल 15 सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे भ्रष्टाचार हुआ, क्यों भ्रष्टाचार किया, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो पुरानी नीति पर क्यों चले गए, 2 से 12% कमीशन क्यों हो गया, क्यों शो कॉज नोटिस जो जारी हुआ था ब्लैकलिस्टेड कंपनी को उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों आपकी जो रवि दीवान कमेटी थी उसमें होलसेल के बारे में लिखा गया था सरकार को मिले, उसमें लिखा था कि लॉटरी सिस्टम से हो, उसमें लिखा था कि किस प्रकार से चीजें व्यवस्थित की जाए, उसको क्यों फॉलो नहीं किया गया, किस प्रकार से 30 करोड़ की ईएमडी दी दी, किस प्रकार से ऑपरेशनल लाइसेंस पीरियड बढ़ा दिया। ये 15 सवाल जब हम पूछते हैं तो उसका सवाल का जवाब नहीं देते। और ये लोग जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते हैं, आज तक जो ये कट्टर ईमानदारी का सत्येंद्र जैन का सर्टिफिकेट दिया है उसको आज तक अच्छा ऐसा शहजाद जी मैं ये चाह रहा हूं कि अभी हम थोड़ी देर जरा अन्ना हजारे की चिट्ठी पर बात करें, क्योंकि मुझे पता है आरोप लगाने के लिए आपके पास बहुत सारा सामान है, इनके पास बहुत सारा सामान है, अब तो एलजी को भी बीच पर लाया जा चुका है, मैं उन सब पर बात करूंगा, लेकिन पहले आप 10-15 मिनट जरा मुझे बताएं, अन्ना हजारे क्या कुछ भी कह देंगे जो दिलीप जी कह रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पहले लाए थे पंजाब इलेक्शन से पहले कुमार विश्वास को, आज ले आए हैं अन्ना हजारे को। मतलब अन्ना हजारे को ले आना को मतलब जैसे बहुत हलवा काम है, बड़ा आसान सा काम है भाई। अच्छा, अन्ना हजारे से कहलवा दो कि अरविंद केजरीवाल बेईमान है, या अन्ना हजारे से कहलवा दो कि ये शराब नीति जो है ये तो तुम पहले ऐसा कहते थे आज ऐसा कह रहे हो, उनको चिट्ठी लिख करके दे दो और बोल दें कि अन्ना हजारे इसको जारी कर दें। इतना आसान है क्या शहजाद जी? आप पर इल्जाम है कि आपने लिखवाई चिट्ठी। देखिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके साथ तो कई सारे लोग थे, एक समय पर योगेंद्र यादव थे, प्रशांत भूषण थे, शांति भूषण थे, गुल पनाग थी, कुमार विश्वास भी थे, अन्ना हजारे भी थे। ये सारे लोग अगर बिकाऊ चरित्र के थे कि कोई भी इनको अप्रोच कर लेगा और ये बात बोल देंगे, तो इनको उन्होंने पार्टी में रखा क्यों था? और यदि वो सभी लोग एक ही बात बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल धोखेबाज है, वो धोखा देते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो यू टर्न करते हैं, वो एक प्रकार से सबसे नॉन क्रेडिबल व्यक्ति है, तो आज उन्हीं के ऊपर हमला कर रहे हैं। और जो अन्ना हजारे ने कहा है, स्पेसिफिक बात करते हैं सौरभ जी। अन्ना हजारे ने किताब का हवाला दिया, स्वराज किताब में। क्या अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में ठेके खोले उससे पहले महिलाओं के समूह आरडब्ल्यूए से परमिशन ली थी जितने ठेके खोले गए, या नहीं ली थी? उसका जवाब दे दे। जो अन्ना हजारे जी ने कहा कि दिल्ली को नशा मुक्त बनाने की, और महात्मा गांधी की भी परिकल्पना थी शराब मुक्त बनाने की, क्या पंजाब और दिल्ली को शराब मुक्त बनाया है या शराब युक्त बनाया है? और बनाया है शराब युक्त, तो क्यों बनाया? क्योंकि कमीशन खाना था। और ये लोग थे जो पहले आईएसी में क्या कहते थे, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन। अच्छा शहजाद जी, आज कोई भी मापदंड आ जाए, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन आ जाए, फाइंडिंग आ जाए, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, कोई रेजिग्नेशन नहीं होता। अब मैं जरा जवाब लेना चाहता हूं दिलीप पांडे जी से। ठीक है शहजाद जी, घोटाले की, एक शराब घोटाले की। अच्छा, हम अब बात करें अन्ना हजारे की इस चिट्ठी के ऊपर दिलीप पांडे जी से। दिलीप जी, इसमें अन्ना हजारे याद दिला रहे हैं कि 10 साल पहले स्वराज किताब में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि शराब से बहुत नुकसान होता है, महिलाओं का खास तौर पर, और जब तक कृषि ग्राम सभा में 90% महिलाएं हां ना कह दे कि हां दुकान खोल दो, दुकान नहीं खोलनी चाहिए। लेकिन दिल्ली की नई शराब नीति के तहत जो अब वापस हो चुकी है, गली गली रेजिडेंशियल इलाकों के अंदर शराब की दुकानें खोली गई थी, क्या उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी को अपनी पुरानी बातें याद नहीं थी? उनको नहीं पता था कि उनका पहले क्या स्टैंड था? ये सवाल पूछ रहे हैं अन्ना हजारे। सौरभ भाई, मैं तो आपको भी सुना और अभी शहजाद जी को भी सुन रहा था, इतने भाव से वो पत्र में लिखी हुई बातें पढ़ रहे थे कि एक बार को तो लगा कि इन्होंने तो नहीं लिख के भेजा है, पर ऐसा हुआ नहीं। मुझे पूरा पता ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसी बात नहीं होगी। मैं अपनी पहली वाली बात को, फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था, उसको मैं थोड़ा सा और आगे लेकर जाना चाह रहा था, लेकिन बीच में फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। मैं बात कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो पिछले 10 दिनों में 10,000 आरोप लगाए हैं, 100-150 तो शहजाद भाई ने लगाए होंगे, कम से कम 150 लगाए होंगे इन्होंने। इतने ज़्यादा किस्म की बातें बोली हैं उन्हें शराब पॉलिसी को लेकर। मेरा और एक किसी भी लॉजिकल इंसान का इतना समझ तो होगा ही कि सीबीआई ने इसी मामले पर केस दर्ज किया है, तो वो सारे सवाल तो उसमें सीबीआई पूछ ही रही होगी, उसका जवाब मिला ही तो होगा। और कुछ जवाब मिला होता और इंक्रिमिनेटिंग होता तो हमारे आपके सामने आ गया होता, कुछ नहीं आया। सर्च मेमो जो है दिया जाता है उसको, जिसके यहाँ सर्च होती है, रेड होती है, सर्च मेमो 14 घंटे की रेड के बाद और लॉकर की रेड के बाद जीरो, उसमें से कुछ भी मिला ही नहीं है। मतलब एक तरह से सीबीआई ने अपने सर्च मेमो में कुछ भी न जब्त करके क्लीन चिट से दे दी है। अब बात करते हैं कि कैसे वो लिख सकते हैं, क्या वो ऐसे हैं कि लिख देंगे, कुछ भी थोड़े लिख देंगे। मैं आपको बताऊं, कल
जेपी नड्डा जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, आपने भी देखा होगा, मीडिया में वो चिट्ठी चली भी थी, कहीं नॉर्थ ईस्ट में थे, अगरतला में थे, वहां से उन्होंने चिट्ठी लिखी। उसमें भी उन्होंने कहा कि सवालों के जवाब दीजिए, सवालों के जवाब। ऐसा लग रहा है कि जैसे सीबीआई की कोई पैरेलल इन्वेस्टिगेशन जो है वो भाजपा के नेता अलग चला रहे हैं और जो असल वाली सीबीआई है कुछ और कर रही है और किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। कौन से सवाल के जवाब की बात कर रहे हैं आप? एक बात। दूसरी बात, जेपी नड्डा जी को क्यों कूदना पड़ा, इस सवाल के जवाब से आपको अन्ना जी वाला और क्लियर समझ में आ जाएगा। जेपी नड्डा जी को इसलिए कूदना पड़ा कि तमाम प्रवक्ता और दिल्ली प्रदेश भाजपा के नेता मिलके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी की लुटिया डुबो दी, सत्यानाश कर दिया। अब उन पे लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया। तब मोदी जी को लगा कि नहीं यार, नड्डा जी को खुदाओ, ये मामला गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, कल को यहां भी मामला नहीं सुलझेगा तो इसी तरह के सवाल उलझाने वाले लेकर अमित शाह जी कूदेंगे और मोदी जी कूदेंगे। आप समझ लीजिएगा कि नड्डा जी की भी क्रेडिबिलिटी खत्म है। ठीक उसी प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, जब उनकी बातों पर लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया, तो अपने झूठ की दगी हुई बंदूक को अन्ना जी कंधे पर चलिए ठीक है। अब मैं आपसे एक बड़ा सीधा डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं दिलीप पांडे जी, आपने बार बार क्रेडिबिलिटी की बात, पॉइंट्स पे, बुलेट्स पे जाऊंगा नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं भाई साहब, तो मैं क्या बताऊं। अच्छा चलें, ठीक। आपने कहा बीजेपी की क्रेडिबिलिटी नहीं थी, फिर पार्टी के प्रेसिडेंट को लाए गए, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, सीबीआई की क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्या अन्ना हजारे की भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी मानती है? सौरभ भाई, मैं बड़ा मामूली आदमी हूं, बड़ा सामान्य सा आदमी हूं। मेरी की औकात नहीं कि मैं इतने बड़े बड़े नामों के ऊपर कोई टिप्पणी करूं। मैं एक बहुत कम्युनिकेशन का एक प्रिंसिपल समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैं अपनी बात खुद से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, मेरे पास मेरी साख बची नहीं है, तो मैं किसी और से कहलवाने की नहीं, कोशिश ठीक है। मैं, आपने कहा हथकंडा, ये बीजेपी के हथकंडे हैं, मैं तो कह रहा हूं चलिए आपकी बात आगे रखते हैं। आपने कहा डे वन से कुछ नहीं मिलेगा सीबीआई को। आपने अभी भी कहा बीजेपी खुद कंफ्यूज है, कितने का घोटाला, क्या घोटाला है, इनको खुद ही नहीं मालूम है। मैं तो इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कि क्या अन्ना हजारे भी उस फहरिस्त में शामिल हैं जिनके कहने का कोई मतलब नहीं है? अन्ना हजारे की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मतलब जो बात बीजेपी कह रही है वो अन्ना हजारे कह रहे हैं, तो इसका मतलब अन्ना हजारे की बात को भी आप कोई सीरियसली ना ले। कर रहा हूं सौरभ भाई, मैं फिर से उस बात को कह रहा हूं, मैं अन्ना हजारे जी पे, माननीय अन्ना हजारे जी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैंने उनका पत्र भी नहीं पढ़ा, इसलिए पत्र पे भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, शहजाद भाई, उन्होंने जिस भाव से उस पत्र के अंश पढ़े, आप उस भाव को देख के समझ जाना चाहिए था आपको कि क्या चल रहा है। अच्छा, ठीक चल है। यही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने झूठ बोले हैं कि वो एक्सपोज हो चुके हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, इसलिए अपने झूठ को वो किसी और मुंह से निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, और कुछ हो ही नहीं रहा है। मेरी क्या औकात में अन्ना जी पे या किसी बड़े आदमी टिप्पणी करूं मैं? नहीं, आप बड़े आदर भाव से अन्ना जी का, अन्ना जी के प्रति बड़ा आदर तो आप व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन बार बार आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं, इस बात को दिखाता है कि भाजपा वो वही बातें कह रहे हैं जो बीजेपी कह रही है, अपनी साख खो चुकी है। चलिए अच्छा, एक मिनट, शहजाद पूनावाला बोलिए। सौरभ जी, पहले तो मैं पूछना चाहता हूं, हो सकता है मेरी सुनने में गलती हो, उन्होंने कहा नड्डा जी ने लेटर लिखा है। सौरभ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई लेटर की बात की उन्होंने? क्या नड्डा जी ने सवाल उठाया कि बीजेपी की आम आदमी पार्टी जवाब दे। सवाल तो नड्डा जी ने कोई लेटर लिखा नहीं है, पर यही मैं झूठ बताना चाहता इंटरनल कम्युनिकेशन था। ये झूठ मैंने आपके सामने, सौरभ जी मेरा समय है, बोले एक एक करके बात करते हैं। अरे अपने लेटर हेड मेरा समय है, इंडिया टीवी इस प्रकार की डिबेट को एंटरटेन करता है। अच्छा चलिए दिलीप जी, सौरभ जी सवाल उठाएं। सौरभ जी, या तो बात यह है कि उन्होंने आपसे सवाल पूछा है, एक एक करके पार्टी का ही विज्ञापन चलेगा, आप बता दो। बोलिए। सौरभ जी, अभी आपके सबसे बड़े चैनल पर इतना बड़ा झूठ बोला गया इस व्यक्ति के द्वारा, वो क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा है। चलिए मैं एक और उदाहरण देता हूं। ये केजरीवाल जी ने कहा था ना, वन वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कट्टर ईमानदार है सत्येंद्र जैन। मान लेते कि ईडी सीबीआई सब विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है, आप बैनर उठा के बैठे, मेरे पास भी एक बैनर है, ये देखिए। तो मुझे बताइए कि अगर ये कट्टर ईमानदार है तो कोर्ट ने अभी तक इस कट्टर ईमानदार व्यक्ति को राहत नहीं दी, तो मैं किसकी विश्वसनीयता को मानूं? कोर्ट की विश्वसनीयता को मानूं या मैं केजरीवाल की विश्वसनीयता को मानूं? और ये वही केजरीवाल है जिसने कहा था संदीप कुमार भी इनोसेंट है, ये वही केजरीवाल है जिसने कहा था कि जितेंद्र तोमर भी इनोसेंट है, ये वही केजरीवाल की पार्टी है जिसने कही थी कि ताहिर हुसैन इनोसेंट है, गीता रावत इनोसेंट है। इन्होंने कहा था कि बाकी सारे लोग जिनके ऊपर केसेस फाइल हुए हैं, इनकी हरियाणा में हिंसा में शामिल। आपका पोस्टर क्या कह रहा है जरा पूनावाला जी, दिखाई नहीं दिया पूरा। किसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जाओ? इनका पोस्टर कह रहा है, एक सेकंड, दिलीप जी का पोस्टर कह रहा है एलजी वीरेंद्र सक्सेना कब गिरफ्तार होंगे, आपका पोस्टर क्या कह रहा है शहजाद पूनावाला? 5 का 25 33 मेरा पोस्टर समझ नहीं आया। मेरा पोस्टर कह रहा है कि 5 लाख में जो कमरा बन सकता है,
पहले 25 का बनाया और फिर 25 का ही नहीं बल्कि 33 का बनाया, ये सीवीसी की इंक्वायरी रिपोर्ट बता रही है। और वो भी कमरा कैसे बनाया कि टॉयलेट को कमरा बताया। तो मैं दिलीप जी को लाइव इंडिया टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया जी को बता दीजिए, ये टॉयलेट है भाई साहब और ये क्लासरूम है। क्लासरूम को हम शिक्षा का मंदिर मानते हैं और ये टॉयलेट है। टॉयलेट में पढ़ाई लिखाई नहीं होती, क्लासरूम में होती है। लोकायुक्ता की भी इस पे रिपोर्ट जा चुकी है, लोकायुक्ता ने भी इस पे जवाब तलब किया है और सीवीसी की भी रिपोर्ट है। ये क्लासरूम, ये टॉयलेट। अब इसको छोड़ दीजिए, मैं एक और आपको बताता हूं। ये है हाईकोर्ट का ऑर्डर। सौरभ जी, हाईकोर्ट का ऑर्डर भी दिखा रहा हूं। इसमें आपराधिक पृष्ठभूमि का क्या है, सत्येंद्र जैन को क्यों नहीं कार्रवाई की इस पर अभी तक बता एक एक करके अच्छा चलिए, ये कहते हैं पूनावाला जी एक एक करके विषय उठाएं तो मेरे ख्याल से बेहतर है, लोगों को कम से कम जवाब मिलेगा। आपने क्लासरूम घोटाले की बात की अभी, सौरभ जी एक लास्ट पॉइंट, हाँ, लेकिन इसी विषय पर रहेंगे अभी। बोलिए, एक लास्ट पॉइंट बोलिए सौरभ जी। हाँ, इसी विषय पर इसमें एक लाइन जो स्वराज किताब की अन्ना हजारे ने लिखी है, चाहे वो लेटर को माने ना माने, अन्ना हजारे के बारे में बोले ना बोले, उनको अपमानित करे ना करे, स्वराज की ये लिखी लाइन सही है या गलत है कि 90% महिलाओं से पूछा जाएगा ठेका खोलने के पहले, और यदि हाँ है तो बताइए कहां पूछा उन्होंने। अच्छा चलिए ठीक है, स्वराज किताब तो ऑनलाइन सबको मिल सकती है, आज भी पढ़ना चाहें तो कहीं भी मिल जाएगी। उसमें जो अरविंद केजरीवाल ने लिखा वो तो सार्वजनिक डॉक्यूमेंट है, उससे तो कोई पीछे हट नहीं सकता। बहरहाल, आपने क्लासरूम, दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम घोटाले की बात उठाई बीजेपी के प्रवक्ता ने, और दिलीप पांडे जी आम आदमी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि एलजी साहब ने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया खादी में, उन पर कब कार्रवाई होगी। मैं चाहता हूं दोनों एक दूसरे का आरोप का जवाब दे दें। मैं दिलीप जी आपके आरोप का जवाब दिलवा दूंगा, आप इनके इल्जाम का पहले जवाब दे दें, वो कमरों वाली बात का। जी जी बिल्कुल। सौरभ भाई, आपसे आग्रह है कि जो मैं 3 सवाल पूछूंगा उसके जवाब दिलवा दीजिएगा। हाँ ठीक है। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, शहजाद भाई के पास कितने सारे सवाल हैं। शराब नीति पे भी सवाल पूछ रहे हैं, वहां कुछ नहीं हो पा रहा है तो स्कूल पे आ रहे हैं, कमरों पे आ रहे हैं। इनके एलजी साहब जो है मेमो लगा के रिपोर्ट मांग रहे हैं कि 4000 बनने थे 8000 कैसे बना दिए। स्कूल का बजट तो बड़ा है लेकिन बच्चे कम हो गए, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट कहती है कि 2014-15 से अब तक में बच्चे बढ़े हैं, 4 लाख बच्चे बढ़े हैं। ये सारी चीजें किस चीज को बचाने की कवायद है, इसको हमको समझना पड़ेगा। मैं 3 सवाल पूछ रहा हूं, 2 ही पूछ लेता हूं, तीसरा छोड़ देता हूं मैं। पहले आप इनकी बात, दिलीप जी बेहतर रहेगा आप एक बार ये कमरों वाली बात का जवाब दे दीजिए। आप सवाल पूछिए और मैं आपको उत्तर दिलाऊंगा। मैं बता तो रहा हूं। अरे आपने सुना नहीं, मैं फिर से रिपीट करता हूं। हाँ। इनके जो बेसिर पैर के सवालों जवाब चल रहे हैं उसका सबका जवाब मनीष सिसोदिया जी ने आज विधानसभा के पटल पे दिया है, एक एक का जवाब दिया है। बल्कि इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो डर के मारे पटल छोड़ के भाग गए। सवाल ये कहते हैं आपको 500 नए स्कूल खोलने थे जो आपने वादा किया, स्कूल तो आपने खोले। हमने कमरे 4 के 8 नहीं बनाए, हमने कमरे बनाए हैं 20,000। बच्चे घटे नहीं है, बढ़े हैं। बजट हमने बढ़ाया है, हर एक सवाल का जवाब दिया मनीष जी ने, मैंने भी यहां पे रिपीट कर दिया। 20,000 कमरे आप कह रहे हैं दिल्ली के स्कूलों में 20,000 कमरे बनाए। बीजेपी का इल्जाम यह है कि बीजेपी का इल्जाम यह है कि 850 करोड़। जवाब दे दिया, मुझे सवाल पूछ लें सौरभ भाई। मैं एक बार सर मैं दिलीप जी, अगर आपको लगे कि आपकी बात नहीं आ पाई, आपका सवाल का जवाब नहीं आएगा, मैं दूसरी आपको मानूंगा, लेकिन एक बार जनता को विषय समझ में आना चाहिए। मेरा सवाल रह गया, मैं आपको समय दूंगा अभी पूछने के लिए। केवल मैं समझा रहा हूं भाई। मैं एक एलजी साहब के दफ्तर से सूत्रों के हवाले से खबर चलती है, खबर चलती है कि जी बच्चे कैसे कम हो गए स्कूलों में, बजट तो बढ़ गया, बच्चे कम नहीं हुए बढ़े हैं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की वेबसाइट कहती है, उसका लिंक मैं आपकी डिबेट ये कह रहे हैं आपने 850 करोड़ में केवल 4000 कमरे बनाए, 8000 कैसे बना दिए। ये कह रहे हैं 850 करोड़ से 4000 कमरे बनाए केवल। भाई साहब मैं कह रहा हूं अब इसको मल्टीप्लाई करके एक कमरा कितने बनता है ये निकालते रहे। सीबीआई का केस दर्ज हुआ, उसमें भी जांच होगी। मसला वो नहीं है सौरभ भाई, आप समझ क्यों नहीं रहे भाई। एक्साइज पॉलिसी पे केस दर्ज हुआ, कुछ निकला अभी तक। सीबीआई की रेड पड़ी, मनीष सिसोदिया के यहां 14 घंटे रेड चली, लॉकर खोला गया, कुछ निकला अभी तक। यहां भी दर्ज हो रहा है सीबीआई का केस, यहां भी कुछ निकलेगा, जांच के बाद लिख लीजिए आप। चलिए ठीक है। लेकिन हम जो एक सवाल लगातार पूछ रहे हैं, हम सवाल नहीं बदल रहे हैं, ये सवाल बदल रहे हैं, गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं, हम नहीं शिफ्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं केवीआईसी के चेयरमैन थे विनय सक्सेना जी, वर्तमान के उपराज्यपाल महोदय, तब केवीआईसी के आउटलेट के कैशियर ने कहा कि हमसे पुराने नोट चेयरमैन साहब का नोट है बोल के बदलवाया गया है। कैशियर बड़ा मामूली इंप्लाई होता है, सच की ताकत नहीं होगी उसके पास तो उसकी औकात नहीं, हिम्मत नहीं कि अपने चेयरमैन के खिलाफ मुंह खोल दे। हलफनामे में एक एक नहीं 2-2 कैशियर ने यह बात स्वीकार करी है। वहां से यह 1400 करोड़ का घोटाला निकल के आया है।
हम एक छोटी सी मामूली सी बात कह रहे हैं कि भाई इसमें केस तो दर्ज कर लो, अच्छा चलिए, जांच तो कर लो, गिरफ्तारी करो, रेड मारो, क्यों नहीं हो रहा है? ओके, शहजाद पूनावाला आपके इस आरोप का भाई जवाब अगर आपने दीजिए। गलत नहीं किया, सीबीआई की रेड पड़ी मनीष जी पे, उन्होंने कहा सीबीआई का स्वागत अच्छा है, चलिए आपने ठीक गलत है नहीं किया। दिलीप जी, मैं सवाल जांच पूछ से रहा क्यों हूं, घबरा आपके रहे हैं? सवाल का आप उत्तर डर ले रहा रहे हूं हैं मैं, क्योंकि कुछ मुझे ना कुछ केवल एक गड़बड़ मुझे है, केवल घोटाला है। और 100 बातों की एक बात और, हो गया दिलीप जी। 130 करोड़ लोग हैं उसमें, यही मिले थे। अच्छा गांधी चलिए के नाम ठीक पर, है, गांधी के नाम कौन पर गोल घोटाला पोस्ट करने शिफ्ट वाले कर रहा आदमी है? को बना गोल दिया, पोस्ट दिल्ली का कौन IG शिफ्ट बना कर दिया, रहा यही है? मिले थे। बीजेपी शिफ्ट कर बताइए रही है, पहले शराब घोटाला, अब वही शिक्षा सवाल पूछ रहा घोटाला, हूं। या आम विवेक आदमी के पार्टी आखिर कर तक वही रही है सवाल जिसने पूछूंगा। शराब घोटाले का जवाब नहीं दिया, आप पलट करके एलजी पर घोटाले का इल्जाम लगा दिया। चलिए आपके आरोप का इल्जाम शहजाद पूनावाला। मैं अपना सवाल बदल दूंगा तो आप कहिएगा गोल शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक नहीं, ये सवाल पहले नहीं पूछा था, ये सवाल कल ही आया है। ये सवाल कल ही आया, शहजाद जी मैं आ रहा हूं, ये सवाल कल ही आया है, इसीलिए ये सवाल है कि गोल पोस्ट आप शिफ्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऑपरेशन लोटस जब आया तब हमने उसको एक्सपोज किया। अच्छा ठीक है, वरना पहले दबा के बैठे थे। सौरभ जी, शहजाद जी एक मिनट, मतलब पहले ये मामला आप लोग दबा के बैठे थे कि जब टाइम आएगा तब इस्तेमाल करेंगे, एलजी वाला। दिलीप जी भाई साहब जब हमारे सामने आया हमने उसको एज इट इज रख दिया। टाइमिंग बड़ी गजब की है, अब लेकिन उसकी। देर से आया, क्यों देर से आया इसका तो हमारे पास कोई जवाब ओके, नहीं है। शहजाद पूनावाला लेकिन मसला बताइए। ये नहीं है। अच्छा जवाब दे मसला ये दीजिएगा कि एलजी ये वाली मामला बात का भी। सामने कल रात आया दोनों है, पार्टियां तो आप धरने भी पर बताओ बैठी हुई सौरभ थी। भाई। बोलिए। जांच तो होगा, ओके, केस शहजाद। तो दर्ज होगा। ठीक है, शहजाद क्यों नहीं हो रहा बताएं? सौरभ जी, मैं इसका जवाब स्पेसिफिकली दूंगा, पर उसके बाद मुझे 2-3 सवाल करने का भी मौका आपकी तरफ से मिले। मुझे उम्मीद है ये बिना हस्तक्षेप के होगा सर। देखिए सौरभ जी, मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि पहले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स, दूसरे दिन एलजी, तीसरे दिन गुजरात, चौथे दिन 2024, पांचवें दिन फिर ऑडियो, फिर छठे दिन 800 करोड़ और अब एलजी के ऊपर ही आरोप लगाया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं इनका आधार क्या है आरोप का। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा गया कि इनका आधार है इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट। डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ, तब से लेकर आज तक इनके पास अगर प्रमाण थे तो फिर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की? तो ईमानदारी की सबसे बड़ी कमीज, सफेद कमीज पहनने वाली पार्टी है। और अगर इनका आधार केवल इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है तो मैं इनसे कहता हूं कि अगर उनको फिर भी लगता है बहुत विश्वसनीय रिपोर्ट है, तो अगर इनको लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो कृपया जाकर सुप्रीम कोर्ट में एक प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट, कोई भी कोर्ट में जाकर वो कर सकते, पंजाब में भी कर सकते हैं, पंजाब में क्रिमिनल कंप्लेंट कर ले अगर उनको भरोसा नहीं है दूसरी एजेंसियों का, और वहां पर कार्रवाई कराए। इनको वैसे भी हम पर भरोसा नहीं। परंतु एक बात नोट कीजिए, जब से एलजी ने 47 फाइल्स की बात उठाई, एलजी ने स्कूल की बात उठाई, एलजी ने शराब नीति की बात उठाई, तब से ये नए नए आरोप हर 10 दिन में, हर 5 दिन में आ रहे हैं। पर हमारे सवाल 38 डेज से वही है। सौरभ जी, हमारे 3-4 सवाल प्लीज नोट कीजिए। मेरा सवाल है, ये स्पेसिफिकली एक शोकॉज नोटिस है। सौरभ जी ये बोलेगा, शहजाद आप बोलेगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आप कह रहे हैं कि इनका आरोप एलजी के ऊपर जो है, आप बोलेगा एलजी के ऊपर आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, इसकी कोई सौरभ जी इसके पीछे आप इस विषय को क्लियर कर दीजिए ना एक बार। सौरभ जी प्लीज मुझे अपना आर्गुमेंट फ्रेम करने दीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। आप सवाल पर आगे बढ़े, मैं कह रहा हूं एलजी वाले मामले को क्लियर कर दीजिए पहले। मैंने क्लियर कर दिया है। ये एलजी वाला मामला, जैसे इन्होंने जेटली जी पर सवाल उठाए फिर माफी मांगी, गडकरी जी पर उठाए माफी मांगी, क्योंकि सारी आधारित थी अपनी इमेजिनेशन पर और हिट एंड रन की पॉलिटिक्स पर। इसीलिए मैं आज भी कहता हूं कि अगर उनके पास कोई प्रमाण है इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अलावा, तो कल जाकर पंजाब पुलिस में या पंजाब की किसी कोर्ट में शिकायत करके तमाम लोगों को जेल में डाल दे, कोई समस्या नहीं है। क्रिमिनल कंप्लेंट्स बहुत सारी होती हैं, हम भी करवाते थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड में हमने भी करवाया। पर सवाल वो नहीं है, क्योंकि ये सवाल कल से पैदा हुआ है। इससे पहले कोई और सवाल था न्यूयॉर्क टाइम्स का, उससे पहले 2024 का था, उससे पहले ऑपरेशन लोटस और ऑडियो टेप का। वो ऑडियो कहां है भाई? सौरभ जी ऑडियो मिला क्या आपको? नहीं मिला ना अब तक ऑडियो, जो ऑफर हो रहा था मनीष सिसोदिया को। अब सौरभ जी मुझे 2-3 सवाल प्लीज रखने दीजिए, क्योंकि मेरी पार्टी के लिए वो अहम है। सौरभ जी, 38 दिन से लेकर आज तक संबित पात्रा, गौरव भाटिया, आदेश गुप्ता, अनुराग ठाकुर, मीनाक्षी लेखी, शहजाद पूनावाला, तमाम एक एक कार्यकर्ता बीजेपी का एक ही सवाल पूछ रहा है। सवाल, शराब नीति में घोटाला हुआ हां या ना? अगर नहीं हुआ तो वापस क्यों लिया? ये मेरे पास शोकॉज नोटिस है सौरभ जी, ये सरकार का है 2021 का। इसमें उन्होंने कहा ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका दिया गया, इसको कैंसिल करो। उस शोकॉज नोटिस पर स्पेसिफिकली बता दे दिलीप पांडे एमएलए है, क्या कार्रवाई की गई। स्पेसिफिकली मुझे बता दे कि जो रवि धवन कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन को वायलेट किया गया, क्या कार्रवाई की गई। स्पेसिफिकली मुझे बता दे सीवीसी की इंक्वायरी रिपोर्ट है, टॉयलेट को आपने क्लासरूम बना दिया, 500 करोड़ का कॉस्ट एस्केलेशन किया, 850 करोड़ का टेंडर दिया था, 1300 करोड़ का काम करवाया बिना टेंडर के। इस पर आप मानते कि नहीं मानते ये हुआ। लोक आयुक्त ने इस पर जांच बुलाई है, क्या ये झूठ है? और ये लोग, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है?
ये वो लोग हैं जो जितेंद्र तोमर को ठीक है। क्लीन चिट दे रहे थे, ये वो लोग हैं जो सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दे रहे थे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? ठीक है। अच्छा, आप शहजाद पूनावाला, आप एक बात का आप भी जवाब दीजिए। मैं आता हूं दिलीप जी आपके पास फिर। जैसे इनको कल अचानक एलजी साहब के खिलाफ जो है ये आरोप मिल गया 1400 करोड़ के घोटाले का, और वो जुड़ा हुआ 2016 के नोटबंदी से। ऐसा ही अचानक से अभी शराब घोटाले की बात चल रही थी, अचानक से ये शिक्षा घोटाला भी सामने आ गया। और एक विषय से दूसरे विषय पर जाते हुए आप दोनों ही पार्टियों को कोई टाइम नहीं मिल रहा। इनको अचानक एलजी के खिलाफ कुछ मिल जाता है, आपको शराब के बाद शिक्षा में कुछ मिल जाता है। हाँ सौरभ जी, क्योंकि मैं केवल राष्ट्रीय प्रवक्ता ही नहीं, मैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया का प्रभारी भी हूं। मैं आपको बताता हूं कि जब से पहले दिन से शराब नीति लाई गई, तब से हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है विदुड़ी जी, उन्होंने शराब नीति पर सवाल उठाया। और दूसरी बात, हमारे पूर्व दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, ये शिक्षा घोटाला जब महीनों से हो रहा था तो उन्होंने शिकायत लिखकर दी थी लोकायुक्ता में। लोकायुक्ता की पिछले हफ्ते ही उस पर रिपोर्ट आई है कि इसमें प्रथम दृष्टया घोटाला दिखता है और इसको उठाना चाहिए, और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। मैं इसमें कोई भी बात झूठ नहीं बोल रहा। मनोज तिवारी जी इसमें कंप्लेनेंट है, मनोज तिवारी, परवेश वर्मा, हरीश खुराना। और इसके अलावा पिछले कल या परसों एलजी साहब ने इसी सीवीसी इंक्वायरी रिपोर्ट, जो कि उसी पर तो वो सवाल उठा रहे हैं लोकायुक्ता की प्रोब से, उनका सवाल ही तो ये है कि अचानक इसमें 2.5 साल इनका सवाल यही तो है कि अचानक एलजी साहब को एक के बाद एक शिकायतें मिल रही हैं और वो उस पर कार्रवाई करवा रहे हैं। नहीं, एक सेकेंड सौरभ जी, मैं आपको फिर से स्पष्ट कर देता हूं। लिकर पॉलिसी पर पहले ही डिस्टर्बेंस आ रहा है। लिकर पॉलिसी पर पहले ही दिन से नेता प्रतिपक्ष विदुड़ी जी ने आवाज उठाई है। ठीक है। और जो स्कूल क्लासरूम स्कैम है उस पर भी विगत कई महीनों से मनोज तिवारी, परवेश वर्मा, हरीश खुराना, आदेश गुप्ता, इनकी सार्वजनिक पटल पर डॉक्यूमेंट्स है कि ये 5 लाख का कमरा बनता है, ये 25-33 लाख का आपने चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं आपके आरोप भी पुराने हैं ये, और ये सीवीसी की रिपोर्ट भी पुरानी है। 8 महीने से उठा रहे हैं ये लोग। दिलीप पांडे बोलिए। सौरभ भाई, इतने सारे सवाल हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि शहजाद जी ने ये लिस्ट जो है सीबीआई को दे दी होगी। नहीं दी होगी तो इस डिबेट के बाद जाके दे देंगे, ताकि अगर 14 घंटे की रेड में अगर कुछ छूट गया हो तो सीबीआई सुनिश्चित कर ले कि कुछ छूटे नहीं और सब कुछ पूछ लिया जाए, और क्या निकल रहा है वो जनता के सामने आ जाए। क्योंकि अभी तक 14 घंटे की रेड के बाद तो कुछ नहीं निकला है। 6 घंटे की पूछताछ हुई, कुछ नहीं निकला। लॉकर चेक किया गया, उसमें भी कुछ नहीं निकला है। ये सारी बातें जो है ना, ये सब एक हवा क्रिएट किया जा रहा है। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, लेकिन सौरभ जी ने, शहजाद भाई ने एक बहुत जरूरी सवाल पूछा, आधार क्या है 1400 करोड़ रुपए का आरोप लगाने का। मैं सजाद भाई को बताना चाहता हूं, खाली इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल नहीं है। संजीव और प्रदीप नाम के 2 कैशियर केवीआईसी के आउटलेट में काम करते थे तब, जबकि वो विनय कुमार सक्सेना जी वहां के चेयरपर्सन थे। उनसे आके कहा गया, उनके ऊपर के अधिकारियों ने कहा कि ये नोट हैं, ये कैशियर साहब इसको बदलने, चेयरमैन साहब के नोट है, चू चपड़ मत करो। उन्होंने हलफनामे में लिख के दिया। आप सोच के देखिए, कैशियर टाइप का एक मामूली सा अदना सा एम्प्लॉय बेचारा, इतनी बड़ी संस्था, 15,000 आउटलेट, 7,000 डायरेक्टली कंट्रोल केवीआईसी के अधीन आते हैं। इतनी बड़ी संस्था के चेयरमैन के खिलाफ एक मामूली सा कैशियर क्या दुश्मनी दिखेगा? अगर सच की ताकत नहीं होगी तो उसकी हिम्मत नहीं होगी मुंह खोलने की। उसने शपथ पत्र में लिख के दिया कि मुझसे ऐसा कहा गया कि ये चेयरमैन साहब के नोट हैं। 22 लाख रुपए सीधे सीधे तो मुझी से बदलवा दिए गए, पुराने नोटों के बदले में नए नोट। नोटबंदी के टाइम की बात है, जब सब लोग मर कट रहे थे लाइनों में, तब की बात है ये। 7,050 आउटलेट है, 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला है। हलफनामा है, शपथ पत्र है, एफिडेविट है, खाली इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल नहीं है। और मीडिया के साथियों को वो भेजा जा चुका है, सबको शेयर करके आ चुका है। अब हम ये कह रहे हैं, और उसके बाद और भी बेसिक की बातें करी, ऑपरेशन लोटस के भाई साहब बोल लेने दो मेरे को। भाई साहब मैं आप जितना बदतमीज नहीं हो पाऊंगा, आप बोल दो। पर्सनली एक करके आपने कहा कभी न्यूयॉर्क टाइम्स लेके आते हैं, कभी ये अरे न्यूयॉर्क टाइम्स हम लेके नहीं आए, न्यूयॉर्क टाइम्स तो हमारे कर्म हमको लेके आए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने इतना बेहतरीन काम किया कि दुनिया के सबसे बड़े अखबार ने फ्रंट पेज में फोटो के साथ दिल्ली की शिक्षा क्रांति की कहानी छापी। आपकी नहीं छापी, आपकी भी छापी, एक दिन बाद छापी। वो क्या छापी आपको पता है? तो दिलीप जी आपसे ये पूछ रहे थे, आप बता दीजिए, जो आप 2 लोगों के नाम बता रहे हैं जिन्होंने हलफनामे में कहा 12 विधायकों को अपनी पुरानी भूमिका में रहते हुए हमसे नोट बदलवाए, ये हलफनामे कब के हैं वो ये पूछ रहे हैं। जी 2017 के आस नोटबंदी कब हुआ था बताइए आप? 2016 में।
उसके बाद की बात है ना भाई साहब। हमने कॉपी दी हुई आपके पास ही पड़ी होगी, आपने मीडिया पोर्टल से पूछिए, उनको भी कॉपी दी हुई है, उसमें डेट लिखा हुआ है, साइन है, सब कुछ है। चलिए ठीक है, आप ये देख लीजिए महीना कौन सा है, डेट कौन सा है, साइन कौन सा, सब कुछ है। लब्बो लुबाब ये है कि इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल तो अपने आप में बहुत कंप्लीट है, हलफनामा है, शपथ पत्र है, इस पे केस क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए मुझे ये बता नहीं रहे, बार-बार मैं। अच्छा एक सेकंड शहजाद जी, मैं कह रहा हूं भाई केस दर्ज करके जांच क्यों हो, रेड क्यों न मारी जाए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो। मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं बार-बार, मैं ऑपरेशन लोटस की भी जिक्र नहीं करता, छोड़ दो। 800 करोड़ रुपए कहां से आए, उसपे क्यों नहीं केस दर्ज हो रहा, वो भी छोड़ देता हूं। मैं कह रहा हूं केस क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए। अच्छा ये तो नहीं कराएंगे केस, वो देखिए ये तो केस दर्ज नहीं किया तो डर क्यों रहे हो, एलजी के खिलाफ ये तो केस दर्ज कराएंगे नहीं, आप भी जानते हैं दिलीप पांडे जी, इसका मतलब कुछ न कुछ ये आपसे बार-बार ये कह रहे हैं कि आप जाकर के केस दर्ज करा दीजिए, आप थाने में केस दर्ज करा दीजिए, आप अदालत में चले जाइए। अरे हम तो अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं, बिल्कुल सही कहा सौरभ भाई, हम तो अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं, जैसे अपॉइंटमेंट मिल जाएगा हम सीबीआई के पास जाएंगे, वो भी करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एलजी साहब, मोदी जी, नड्डा जी और ये तमाम शहजाद जितने भी नेता हैं, एक तर्कसंगत सवाल पूछा जा रहा है, एक सीमित आग्रह किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, करोड़ रुपए के नोटबंदी स्कैम की, सक्सेना जी के नोटबंदी, आप दोनों के आरोपों से जो निकलेगा वो तो जब निकलेगा तब पता चलेगा। मैं एक चीज आपसे कहना, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, दिल्ली की जनता ये सोच रही है इस वक्त कि बीजेपी जैसे पहले शराब घोटाले के बाद शिक्षा घोटाला लिया है, अब घोटाला लिया है, तीसरा क्या लाएगी। ऐसे आम आदमी पार्टी जो है, पहले उन्होंने ऑपरेशन लोटस की बात की, उसके बाद एलजी पर आरोप लगा दिया, अब तीसरा आरोप क्या ले आएगी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों पार्टियां कौन सा नया आरोप एक दूसरे पर लगाएंगे ये कोई नहीं जानता। सवाल अभी भी सौरभ भाई कल भी बैठिएगा, यही 3 सवाल होंगे। चलो ठीक है, यही 3 सवाल होंगे। अगर डर नहीं है, गलत नहीं किया, डर क्यों? लास्ट कमेंट 15 सेकंड 20 सेकंड में अपनी बात कीजिएगा शहजाद बस। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होनी चाहिए? हाँ सौरभ जी, मैंने इनसे जब एफिडेविट की डेट पूछी, इतने महत्वपूर्ण केस में उनको पता नहीं। करप्शन का केस तो दुनिया देश में कहीं पर भी फाइल हो सकता है, पंजाब में इनकी सरकार है, वहां की पुलिस और अरे भाई साहब अभी व्हाट्सएप कर दूंगा, आपका नंबर है पुराना वाला मेरे पास, भेज दूंगा मैं। ऑडियो भी कब आ रहा है, कौन सी, लेकिन आप क्यों नहीं बता रहे? सौरभ जी बीच में बार-बार सवाल कर रहे हो, आप बोलिए, शहजाद समय नहीं है। दिलीप जी प्लीज, लास्ट कमेंट का फर्क है, शहजाद की आवाज, सौरभ जी बीच में नहीं, शहजाद आपकी आवाज आ रही है, आप सौरभ जी बीच में नहीं, शॉर्ट में, लेकिन सौरभ जी कृपया बीच में नहीं, आपके पीछे वो नहीं बोल रहे, आप बोलिए जी। हाँ सौरभ जी, ये वो व्यक्ति है, हाँ सौरभ जी, अभी तक इन्होंने ये देखिए, अभी तक वो ऑडियो का मुहूर्त आया नहीं, वो भी सही समय पर करेंगे, केस भी सही समय पर करेंगे। पर मैंने इनसे जो सवाल पूछे कि ये इन्हीं की सरकार का शो कॉज नोटिस जारी हुआ था कि किस प्रकार से एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को दिया गया ये ठेका, उस पर क्या कार्रवाई हुई, उसका जवाब नहीं। उन्होंने ये जो रिपोर्ट आई थी उनकी लिखित पॉलिसी पर, उसका वायलेशन क्या, उसका जवाब नहीं। और आज चले गए हैं वो एलजी के सो कॉल्ड स्कैम पर, कल वो आएंगे एक नए स्कैम को लेकर, मीडिया को एंटरटेन करने के लिए और मीडिया को डिफ्लेक्ट करने के लिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अगर शराब नीति में घोटाला नहीं हुआ तो इस वापस क्यों लिया इस नीति को? चलिए ठीक है, तो ये इसलिए लिया क्योंकि अब डर लग रहा है सीबीआई की जांच की। समय बिल्कुल खत्म हो गया शहजाद साहब, समय। दिक्कत तो यही है जो आपने खुद ही बयान की दोनों तरफ से कि आरोप के इल्जाम में जवाब नहीं मिलता, उल्टा आरोप मिलता है। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा शहजाद पूनावाला, दिलीप पांडे का जुड़ने के लिए हमारे साथ। और आपको बता दें, झारखंड से विधायक रायपुर पहुंच चुके हैं। रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में विधायकों को रखा गया है, इसमें जेएमएम के और कांग्रेस के विधायक हैं। रांची से कुल 32 विधायक रायपुर पहुंचे हैं। सोरेन सरकार के पास अपने 51 विधायक हैं, इसमें जेएमएम के 30 हैं, इन 30 में से 19 यहां पर आए हुए हैं रायपुर। कांग्रेस के कुल 17 एमएलए हैं, इनमें से 12 को रायपुर भेज दिया गया है और रायपुर आने वालों में एक विधायक आरजेडी का भी है जो कि महागठबंधन का हिस्सा है। बाकी के तमाम जो विधायक हैं या कुछ मंत्री हैं वो सभी बताया जा रहा है कि वो रांची में ही हैं। इन विधायकों के लिए रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट को 2 दिन के लिए बुक किया गया है। बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणपति पूजा नहीं होगी, इस वक्त ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने ईदगाह मैदान में गणेश पूजा की इजाजत नहीं दी है। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने पूजा की इजाजत पहले दे दी थी, जिसको वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि दोनों पक्ष मालिकाना हक को लेकर हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने अपने दावों के साथ। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद समीप राजगुरु के साथ देखिए एशिया कप मुकाबले पर स्पेशल मैच रिव्यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।